हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है हमने यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कोई वीडियो अपलोड करूं और हमारे जो सिलेबस हमने छोड़े हुए थे उसको कंटिन्यू करूं, क्योंकि जब भी मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो को खोलता हूं तो मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आपकी वीडियोज़ हमारी हेल्प कर रहे हैं और आपके वीडियोज़ बहुत ही अच्छे हैं और हमारी स्टडीज़ के अंदर हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं यही कोशिश कर रहा था कि मैं अपने कंटेंट को दोबारा से रिज्यूम करूं और जहां पे छोड़ी थी चीज़ें वहीं से कंटिन्यू करें। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी हैं क्योंकि अभी मैथ्स का सिलेबस रहता है, फिज़िक्स हमें कवर करनी है, केमिस्ट्री भी हमें साथ साथ कवर करनी है इसी चैनल के ऊपर। तो आई होप ये आपके वीडियोस आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो देखें अभी अभी इस वीडियो के अंदर हम नया सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले मैथमेटिक्स का, जो कि आपकी 11th की मैथ्स के अंदर आता है, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में। तो देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्या होते हैं कि सीक्वेंस मींस कोई भी तरतीब, हम कोई भी एक सीक्वेंस दे रहे हैं, कोई तरतीब दे रहे हैं, उसके पीछे क्या मैथमेटिकल ऑर्डर होता है, उसके पीछे क्या मैथमेटिक्स, क्या अलजेब्रा होती है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और सीरीज़ भी उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जो कि सम्स, हम जो डिफरेंट सम्स करते हैं उन सीक्वेंसेस के, उससे रिलेटेड है। तो अभी हम ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा बहुत सीक्वेंसेस और सीरीज़ को समझें। तो सीक्वेंस और सीरीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके फर्स्ट टाइप ऑफ सीक्वेंस को समझना होगा। तो बेसिकली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पढ़ेंगे। उसके अंदर जो फर्स्ट सीक्वेंस आती है दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज का मेन टॉपिक होगा, जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रो लेंगे और आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम उससे रिलेटेड जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। याद रहे कि प्रोग्रेशन या फिर सीक्वेंस एक सेम वर्ड है, जो कि हम कभी कभी यूज़ करेंगे, कभी हम यहाँ पे एपी वर्ड यूज़ करेंगे, कभी हम अर्थमेटिक सीक्वेंस वर्ड यूज़ करेंगे। तो प्रोग्रेशन मींस प्रोग्रेस करना, एक न्यू टर्म आते जाना, और प्रीडिसेसर से सक्सेशन जो हमारा सक्सेसर होगा उस पर क्या डिफरेंस आ रहा है, वो चीज़ें हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। बट सीक्वेंस कौन से टाइप होगी? अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है और बेसिक टाइप ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस किस तरह का होगा? अगर लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है, ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया, इसी के बाद एक मैं बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, ये एक और बॉक्स हो गया। आपको एक चीज़ कंसिडर करनी है कि ये सारे बॉक्सेस सेम साइज़ के हैं, क्योंकि मार्कर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हो सकता है इनकी साइजेस में डिफरेंस आए, बट आपने कंसिडर क्या करना है, सब बॉक्सेस एक साइज़ के हैं। तो एक बॉक्स आ गया, उसके बाद दो बॉक्सेस आ गए सेम साइज़ के, एंड दोबारा से ये तीन बॉक्सेस आ गए। और इस तरीके से अगर हम सीक्वेंस को कंटिन्यू करें, अब हमारे पास चार बॉक्सेस हो गए। अब देखें आस्ता आस्ता एक चीज़ इंक्रीज़ होती जा रही है, प्रोग्रेस करती जा रही है। तो इस प्रोग्रेशन में क्या ऑर्डर है, क्या तरतीब है, उस चीज़ को हमें समझना है। तो अगर देखा जाए कि हम इस तरह कह सकते हैं, अगर लेट सपोज मैं कह देता हूँ ये हमारा बॉक्स 1 है, और यहाँ पे बॉक्स क्या हैं, 2 बॉक्सेस हैं, यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं, यहाँ पे कितने हो गए, 4 बॉक्सेस हो गए। अब मैं ऑटोमेटिकली यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा बॉक्सेस का सेट होगा उसके अंदर कितने बॉक्सेस होंगे। ऑटोमेटिकली आप बता सकते हैं 5 बॉक्सेस होंगे। देन सक्सेसर जो होगा, उसका नेक्स्ट कमिंग एलिमेंट होगा, वो कौन सा होगा, उसके अंदर 6 बॉक्सेस होंगे। तो यहाँ से हमें कैसे पता चल रहा है कि 5 और 6 7 बॉक्सेस आएंगे? क्योंकि हम एक लॉजिक लगा रहे हैं, जो कि प्रीवियस डेटा से हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो पर्टिकुलर ऑर्डर में हो रहे हैं। तो इस चीज़ को हम प्रोग्रेशन कहते हैं या फिर सीक्वेंस कहते हैं। आप फॉरवर्ड जा रहे हैं तो एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, आप इसको रिवर्स में भी ले सकते हैं कि कोई चीज़ डिक्रीज़ भी हो रही है। आप ये सीक्वेंस रिवर्स में भी ड्रॉ कर सकते थे कि 6 देन 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1 फिर 0 फिर -1, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते थे, इसमें कोई भी मसला नहीं था। बट आप एक कॉन्सेप्ट को समझे कि एक चीज़ खुद किसी न किसी पीरियड के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है, जिसको हम प्रोग्रेशन कह रहे हैं। जस्ट वर्ड में ऐड कर रहा हूँ, प्रोग्रेशन कह रहे हैं। पर ऐसी क्या खासियत है इसके अंदर कि इसको हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस कहना पड़ रहा है? तो अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या चीज़ होती है कि जो कोई भी हमारे पास टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, उसके अंदर कोई चीज़ प्लस करने से आ रही है,
और वही टर्म वो जो हमने टर्म प्लस किया है वही टर्म हम दोबारा प्लस कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है, देन अगेन नेक्स्ट टर्म ऐड कर रहे हैं तो वही चीज़ आ रही है। तो इट मीन्स जो चीज़ ऐड की जा रही है वो सारे बॉक्सेस या सारे एलिमेंट्स के अंदर सेम होनी चाहिए। जैसे कि 1 में हमने क्या प्लस किया 1, तो दोबारा हमारे पास क्या आ गया 2। तो इस 2 में हमने 1 प्लस किया तो क्या मिला हमें 3, 3 में हमने 1 प्लस किया तो क्या मिला हमें 4, 4 में हमने 1 प्लस किया तो क्या मिला 5। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, वो 6 होंगे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि 5 में हम 1 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 6 में हम कुछ प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो इट मीन्स ये एक सीक्वेंस बन चुकी है। इस सीक्वेंस के अंदर एक टाइप ऑफ सीक्वेंस है जिसके अंदर जो नेक्स्ट कमिंग एलिमेंट है दैट इज कमिंग बाय एडिंग 1 और एडिंग एनी एलिमेंट। हम इसको कुछ भी कह सकते हैं कि इफ़ यू आर गोना ऐड एनी एलिमेंट एंड यू गोना ऐड द सेम एलिमेंट रिपीटेडली, तो इट मीन्स इट गोना क्रिएट अ सम सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस विच विल बी कॉल्ड एज अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर एक सिंपल सा फंडा है कि आपने क्या करना है, सिंपल नंबर्स को ऐड करना है, बट एक सेम कांस्टेंट टर्म बार बार ऐड होता जाएगा। तो अगर इसको हम सीक्वेंस मान लें तो अब इसको हम जनरलाइज करते हैं थोड़ी देर में कि जनरलाइज का कॉन्सेप्ट क्या होगा। कुछ एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं कि आपने देखा होगा कि जब भी हम स्कूल में खड़े होते हैं तो उस स्कूल के अंदर जो हमारी लाइंस बनती हैं वो किस तरह बनती हैं। सबसे पहले एक कम हाइट का लड़का खड़ा होता है, या लड़का लड़की जो भी आप कह सकते हैं, सबसे पहले एक कम हाइट का स्टूडेंट खड़ा होता है। देन नेक्स्ट स्टूडेंट क्या होगा, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी। देन जो स्टूडेंट आएगा उसकी हाइट उससे ज़्यादा होगी। बट वो एक सीक्वेंस नहीं कहला सकते, उसको हम सीक्वेंस मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं कह सकते। उसके पीछे रीज़न है, वो एक सीक्वेंस तो रहेगी, इट मीन्स एक प्रोग्रेशन हो रही है, वो सीक्वेंस तो रहेगी, पर उसको जो हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहना चाहें क्या कह सकते हैं, उसको हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अब हमें कुछ कंफर्म नहीं है कि अगर लेट सपोज फर्स्ट जो बच्चा खड़ा हुआ है उसकी हाइट है ऑलमोस्ट हम कहते हैं 180 सेंटीमीटर, तो 180 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेट सपोज 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कमिंग बच्चा जो आता है उसकी हाइट हो जाती है 155 सेंटीमीटर। इट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 बिटवीन देम देयर हाइट्स, तो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है उन दोनों की हाइट्स में। नेक्स्ट बच्चा आता है तो कोई भी गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट बच्चे की जो हाइट होगी वो 160 होगी। इट मीन्स फर्स्ट बच्चे की 150 थी, सेकंड बच्चा था उसकी कितनी हो गई 155 हो गई। लेट सपोज मैं अगर कह दूँ कि हमारे पास ये एक बच्चा है, उसके पीछे एक और बच्चा खड़ा हुआ है जिसकी जो हाइट है वो उससे थोड़ी ज़्यादा है, और एक और बच्चा खड़ा हुआ है जिसकी है उसकी हाइट उससे भी ज़्यादा है। अगर हम कहते हैं कि इसकी हाइट जो थी वो कितनी थी 150 सेंटीमीटर, नेक्स्ट बच्चा जो आ रहा है उसकी हाइट हमने कह दी 155 सेंटीमीटर। अब क्या गारंटी है कि जो स्कूल में सारे इस लाइन में जो बच्चे सारे खड़े हुए हैं उनकी ही हाइट का जो डिफरेंस है वो एग्जैक्ट सेम है। इट मीन्स एक बच्चे की हाइट 150 है तो नेक्स्ट की 155 होगी, देन थर्ड बच्चे की कितनी होगी 160 होगी, 165 होगी, 170 होगी। इट मीन्स 5 के डिफरेंसेस है, ऐसा कोई ऑर्डर बन नहीं सकता। तो इट मीन्स उस केस के अंदर अगर हम लेट सपोज हम कह देते हैं कि इसकी हाइट हो गई 158, नेक्स्ट बच्चे की हाइट आ जाती है आपके पास 160, देन बच्चे की हाइट आती है 161, अगर हम कह दें तो 175, इस तरह का कोई डिफरेंस आ जाए तो इस तरह के सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं कह सकते, क्योंकि अर्थमेटिक सीक्वेंस इस टाइप ऑफ सीक्वेंस इन विच द नेक्स्ट सक्सेसर एलिमेंट विल कम बाय एडिंग अ सेम कांस्टेंट टर्म। उस सेम कांस्टेंट टर्म को ऐड करने से ही वो आता जाएगा, तो वही सीक्वेंस कहलाएगी। तो ये बात याद रख लें कि अर्थमेटिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड हो पहले एलिमेंट के अंदर और वही एलिमेंट दोबारा ऐड किया जाए। इट मीन्स कि जो भी इनका पीरियड हो, जो भी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हो वो कांस्टेंट रहे, वो सब के अंदर सेम आता रहे, तो उसी को हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। हाँ, ये इस तरह हो सकता है कि ये काफ़ी सीक्वेंसेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाए कि 1 2, उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट जंप हो जाए कितना कि 1 2 और उसके बाद लेट्स सपोज 1 3 और 5 7 9, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। इसी तरीके से अगर हम एक और सीक्वेंस बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 अप टू सो ऑन, ये चलते जा रही सीक्वेंस कहीं भी जा रही है हमें नहीं पता, ठीक है। तो आगे हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये अगर सीक्वेंस अगर आप चेक करें कि इसमें 2 आया 4 आया 6 आया, अगर इस सीक्वेंस को हम अलग कर लें 2 4 6, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 8, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 10, चलती जाएगी। अब देखा जाए तो ये सीक्वेंस यहीं से निकली है। इट मीन्स कि ये कंप्लीट एक सीक्वेंस है जिसको हम कह रहे हैं
जिसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं वो उनमें से कोई और सीक्वेंसेस भी बन सकती हैं। इट मीन्स कि कोई भी एक सीक्वेंस होगी उसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं। पर याद रहे कि अर्थमेटिक सीक्वेंस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस है जिसके अंदर सिर्फ एक कोई कांस्टेंट डिफरेंस ऐड किया जाएगा, एक डिफरेंस होगा जो कि कांस्टेंट रहेगा काफ़ी टर्म्स के अंदर। तो यही बात हम करने वाले थे। अब हम करने वाले हैं इसकी जनरलाइजेशन। जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है कि उसकी जनरलाइजेशन क्या होगी। अब इसकी जनरलाइजेशन हम कैसे करेंगे? हम एक चीज़ सपोज कर लेंगे कि लेट सपोज हमने कह दिया कि एक बॉक्स की हमने एग्जांपल ली थी कि हमारे पास एक बॉक्स मौजूद है कि ये एक बॉक्स है। इसी तरीके से अगर हम कह दें कि एक अगेन एक चीज़ आ गई जिसके अंदर दो बॉक्सेस हैं, दोबारा से तीन बॉक्सेस आ गए। तो इस तरीके से अगर हम सीक्वेंस का कंटिन्यू करें तो हमारे पास डिफरेंट बॉक्सेस आते जाएंगे। तो हमने क्या किया था कि ये 1 2 3, अगर मैं कह दूं कि ये जो 1 है फर्स्ट एलिमेंट है, तो इस फर्स्ट एलिमेंट को हम सपोज कर लें कि ये क्या है, एक नंबर है जो कि कुछ भी हो सकता था। इस केस में तो 1 है। अगर ये बॉक्स ना होते, कोई भी चीज़ होती, तो कोई भी सीक्वेंस होती, उसका फर्स्ट एलिमेंट ज़रूर होगा जिसको हम क्या कहेंगे, ए। तो ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए हमेशा रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट को। तो हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए। सो ए किसी भी सीक्वेंस के अंदर एक फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आगे अगर बात करें हम कि अगर हमारे पास क्या हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट के बाद कोई चीज़ हमने ऐड की, कोई चीज़ हमने प्लस की, तो एक नया एलिमेंट हमें मिला। तो वो जो चीज़ हम प्लस करते हैं उसको हम कहते हैं डिफरेंस या फिर कॉमन डिफरेंस। तो इट मीन्स इसके अंदर हम कोई चीज़ प्लस करेंगे जिसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से। तो इट मीन्स देखा जाए कि फर्स्ट एलिमेंट ए है, सेकंड एलिमेंट जो होगा वो ए प्लस डी होगा, और जो डी को हम कहेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब याद रहे कि मैं वर्ड ऐड कर रहा हूँ कॉमन। सो कॉमन वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि सेम डिफरेंस होगा, तमाम एलिमेंट्स के अंदर जो डिफरेंसेस आएंगे वो सेम होंगे। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब अगर देखा जाए कि हमारे पास a प्लस डी आ गया, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आना चाहिए उसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट में d प्लस हुआ था तो सेकंड एलिमेंट हुआ, तो सेकंड एलिमेंट में भी d ही प्लस होना चाहिए जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये a प्लस डी था और दोबारा से हम इसमें d प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। याद रहे फर्स्ट एलिमेंट में d प्लस हुआ, सेकेंड एलिमेंट a प्लस डी इज कम टोटली या सेकेंड एलिमेंट, a प्लस डी इज कॉल्ड सेकेंड एलिमेंट। तो इस सेकेंड एलिमेंट में हमने दोबारा से d प्लस किया है। अब क्या होगा आगे, तो इट मीन्स इसको हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं कि a प्लस डी और d कितने हो गए, 2d। तो सेकेंड एलिमेंट में हमारा क्या हो गया, a प्लस 2d। इसी तरीके से अगर थर्ड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि a प्लस 2d में, सॉरी फोर्थ एलिमेंट a प्लस 2d के अंदर हम क्या प्लस करेंगे, दोबारा d ही प्लस करेंगे, क्योंकि d इज़ द कॉमन डिफरेंस जो कि दोबारा ऐड किया जा रहा है बार बार। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा a प्लस 3d है। तो यह बात समझ आ रही कि अगर हम इस सीक्वेंस को जनरलाइज करें, कि मैं इसको दोबारा यहीं पे लिखता हूँ कि फर्स्ट टर्म कभी भी किसी अर्थमेटिक सीक्वेंस का क्या होगा, वो होगा a। सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस डी, क्योंकि d एक कॉमन डिफरेंस है। और थर्ड एलिमेंट क्या होगा, वो होगा a प्लस 2d, बिकॉज हमें क्या करना होगा, इस d के अंदर दोबारा से कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। सो इट विल बी कॉल्ड एज a प्लस d विच इज कॉल्ड एज a प्लस 2d बिकॉज देयर आर 2 d's आर एडेड इन द a। फोर्थ एलिमेंट क्या होगा कि हमने इस a प्लस 2d में दोबारा से d ऐड करना है जो कि कहलाएगा 3d, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। तो याद रहे कि ये सीक्वेंस है जिसको हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस, बिकॉज आप क्लियरली देख सकते हैं कि a हमारा कोई फर्स्ट टर्म था जिसके अंदर हमने कोई डिफरेंस प्लस किया तो हमें सेकंड एलिमेंट मिला, फिर उसी सेकंड एलिमेंट में हमने क्या प्लस किया, d ही प्लस किया है, हमने सबके अंदर d प्लस ही किया है, तो हमें क्या मिल रहा है, एक नेक्स्ट एलिमेंट मिल रहा है। तो दोबारा हम इसमें क्या प्लस कर रहे हैं, d ही प्लस कर रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस है हमारी क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस तो आने में बहुत टाइम लगा है, वो टाइम लगेगा उसके अंदर। तो ये हमारी एक सिंपल सी हमने जनरलाइजेशन कर ली कि किस तरीके से हम अर्थमेटिक सीक्वेंस को
अलजेब्रा की फॉर्म में, एक अननोन वेरिएबल्स की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हमने सिंपल वर्ड्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। अब यहाँ पे हम जनरलाइजेशन और इम्प्रूव करेंगे कि किस तरीके से हम इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, सॉरी लाइट का इशू है, लाइट चली गई, इट हैपन्स। तो अब क्या होगा, अगर आपको याद रहे अभी मैंने कुछ टर्म्स लिखे थे, वो क्या थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन, क्योंकि क्या आएगा 4d 5d प्लस होते जाएंगे। तो देखा जाए कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है a, अगर देखें तो इसमें भी d प्लस है। विजन करें, उसको विजुलाइज करें आप, कि आप अपनी सोच से सोचें कि क्या इसमें मैं कैसे d प्लस कर सकता हूँ। d कहाँ प्लस हुआ इसमें, ये a तो है, इस a के अंदर d भी प्लस है, पर याद रहे कि इस d के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो होगा 0d, वो क्या होगा 0d। इट मीन्स कि मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि जब मेरा फर्स्ट टर्म होगा उसमें जो d प्लस होगा उसका जो साथ जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। अगर मैं प्लस सेकेंड टर्म फाइंड करना चाहता हूँ जो कि है a प्लस 1d, तो उसके अंदर अगर आप जनरलाइज करें, आप विजुलाइज करें, तो क्या हो रहा है कि टर्म सेकेंड है तो d कितने प्लस हुए 1, टर्म थर्ड है उसके अंदर d कितने प्लस हुए 2, टर्म फोर्थ है d कितने प्लस हुए 3। तो अब इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारा टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। तो देखिए हर टर्म्स के अंदर नंबर ऑफ डीज जो प्लस हो रहे हैं देट आर ऑलवेज लेस देन बाय द नंबर 1, कि वो एक नंबर से कम है। कि लेट्स सपोज मैं 7 टर्म फाइंड करना चाहता हूँ, तो उस T7 के अंदर हमेशा a प्लस 6d होगा। तो आप बिल्कुल इजीली से, अगर आपको a और d की वैल्यू पता है तो आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसको हम अगर जनरलाइज करें, चलते चलते मैं आखिर में कहीं Tn फाइंड करना चाहता हूँ, nth टर्म मीन्स इट इज़ द टर्म विच इज़ डिज़ायर्ड टू फाइंड, मतलब जो हमें फाइंड करना है कि एक ऐसा टर्म होगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जो nth न पोजीशन पे आएगा। अब वो nth पोजीशन क्या होगी वो हमें कोई आइडिया नहीं है, हम उस nth के अंदर वो वैल्यू रखेंगे। इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 100th टर्म, तो n वुड बी 100। इफ़ यू वांट द फाइंड द वैल्यू ऑफ 2000th टर्म, द n विल बी 2000। याद रहे हमने क्या किया था, जब भी हमारा T3 फाइंड किया तो 2d था, T4 फाइंड किया तो 3d था, a में ही प्लस हुए हैं। तो Tn फाइंड करेंगे तो हम a में ही प्लस करेंगे क्या, n में से 1 माइनस d। इट मीन्स इट विल ऑलवेज बी लेस बाय 1। तो ये 1 से कम होगा, इट मीन्स लेस बाय 1। इट मीन्स वॉट एवर द वैल्यू ऑफ द टर्म यू वांट टू फाइंड, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द 1 फ्रॉम इट एंड देन मल्टीप्लाई विद द d एंड एड इट इनटू द a। सिंपल सीक्वेंस है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कैसे लेंगे, यहीं से हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक टर्म है 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10, देन 12। अच्छा याद रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने थोड़ा बहुत आगे पढ़ लिया है, आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक और सीक्वेंस बन रही है जिसको हम ज्योमेट्रिक कहते हैं, तो ज्योमेट्रिक आएगा, हम पढ़ेंगे। ये ज्योमेट्रिक भी है और साथ साथ में अर्थमेटिक भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये प्लस करने से भी दोबारा आ रहे हैं। तो इट मीन्स हमें कंफ्यूज नहीं होना। हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो देखें 2 + 4 + 6 + 8 + 12, तो एक सीक्वेंस है जो जारी है, कंटिन्यू है, ठीक है। इस सीक्वेंस के अगर आप देखेंगे तो आपका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ a, जो कि क्या है 2, सिंपली 2 आपका फर्स्ट टर्म है। डिफरेंस क्या है, इस 2 में आपने क्या ऐड किया कि 4 आ गया। तो इस 2 में आपने क्या ऐसा प्लस किया कि जो 4 आ गया। सिंपल सी बात है, आप क्या कहते हैं कि मैंने 2 में d प्लस किया कि 4 आ गया। अब d क्या है, d की वैल्यू निकालें, सॉल्व फॉर d। तो d क्या हो जाएगा कि 4 में से 2 माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली 2 बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें कि d में 4 में से हमने 2 माइनस किया, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर हमने क्या किया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया तो हमें d मिल गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि d का जो फॉर्मूला बनेगा वो T2 - T1 बनेगा।
क्या यही फॉर्मूला है? नहीं। अगर आपको दो कंसेक्टिव टर्म कहीं भी मिले, लगातार कोई भी टर्म मिल जाए, तो आपने क्या करना है, जस्ट सक्सेसर में से प्रीडिसेसर माइनस कर देना है। इट मीन्स जो नेक्स्ट कमिंग टर्म में से जो टर्म पहले आ चुका है वो माइनस कर देना है। बिल्कुल सिंपल फंडा है। कैसे? अगर मैं कहता हूँ मुझे ये दो टर्म ही मिले होते तो मैं क्या कहता, मैं 10 में से 8 माइनस करता तो भी मुझे 2 ही मिलना था। आप इट मीन्स कहीं भी सीक्वेंस में मौजूद हैं, दो कंसेक्टिव टर्म मिल जाए आपको, तो नेक्स्ट कमिंग टर्म में से फर्स्ट कमिंग टर्म जो होता है वो माइनस कर दें। सिंपल सी बात। तो हम T2 माइनस T1 का फॉर्मूला जनरली लिखते हैं, बट आप याद रख लें कि D के लिए आप किसी भी नंबर में से जो नंबर आया है उससे नेक्स्ट कमिंग नंबर में जो आया है उस नेक्स्ट कमिंग नंबर में से फर्स्ट जो नंबर आया था वो माइनस कर दें। सिंपल। तो आपको A प्लस A2 मिल गया, D की वैल्यू आपने 2 निकाल ली। सो फॉर दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस D इज़ 2। तो अब क्या होगा? अब आपको मैं कहूँ कि मुझे फाइंड करके बताएं कि मुझे आप कोई भी नंबर बताएं कि क्या होगा कि मुझे 15th टर्म फाइंड कर देते हैं। 15 इस सीक्वेंस में 15th टर्म क्या होगा? और कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट लिखना है क्या है, T15 जो कि इक्वल हो जाएगा ए क्या है 2 फर्स्ट टर्म प्लस n क्या है 15 माइनस 1। याद रहे क्योंकि हम हमेशा अगर T7 फाइंड करें तो 6D प्लस करते हैं, Tn फाइंड करें तो n माइनस 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे 15 करें तो 15 माइनस 1 करेंगे और D क्या है 2 है, तो इट मीन्स 2 प्लस 14 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 2 प्लस 28 विच इज़ 30। इट मीन्स दैट 15th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 30। तो आप इसमें से जनरलाइज कर सकते हैं कि आपने फॉर्मूला क्या बनाया। आपने फॉर्मूला सिंपली बनाया है कि जो Tn आएगा उसका फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस 1 डी, जिस Tn को हम क्या कहेंगे, nth टर्म। क्या कहेंगे? nth टर्म। इट मीन्स इट इज़ द नंबर ऑफ टर्म विच वी वांट टू फाइंड इन द सीक्वेंस एंड दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 डी। सो आपको क्या करना है, जस्ट a में प्लस करना है n माइनस 1 डी। अगर आपको 100th एलिमेंट करना था तो 99D, आपका 17 टर्म फाइंड करना था 16D, अगर आपको 31st टर्म फाइंड करना था 30D। जस्ट आपने प्लस कर देना है फर्स्ट टर्म के अंदर, तो आपको हमेशा आपका डिज़ायर्ड टर्म मिल जाएगा। तो अभी हम तक हमने क्या पढ़ा इस सीक्वेंस के अंदर? अभी जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको मैं समराइज कर देता हूँ। याद रहे कि अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट टर्म क्या होगा, A होगा। D किसको कहेंगे हम? कॉमन डिफरेंस को कहेंगे। N किसको कहेंगे हम? द नंबर ऑफ टर्म। और Tn किसको कहेंगे हम? nth टर्म। A तो आपको पता है फर्स्ट टर्म ही होगा हमेशा। D के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 और TS माइनस TP, सक्सेसर में से प्रीडिसेसर माइनस कर देना है। सिंपल। n टर्म्स, इसके लिए फार्मूलाज हम बहुत सारे बना सकते हैं, वो उसी फार्मूला में से जनरलाइज होंगे, वो हम बनाएंगे। Tn क्या होगा? A प्लस एन माइनस 1 D। तो ये सिंपल सी हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। हेलो एवरीवन, तो मैंने ये सोचा कि एक कंप्लीट वीडियो बना ली जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना बेहतर नहीं रहेगा। जो उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको सॉल्व करने के लिए मिल सकते हैं, वो भी हमें इसी वीडियो के अंदर अगर सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, जहाँ से हमने रात स्किप किया था वहीं से हम वीडियो कंटिन्यू करें और एक कंप्लीट वीडियो हम शूट कर रहे हैं ऑन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हम देखने वाले हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जो भी हमने डिस्कशन की है इस वीडियो के अंदर, वही चीज़ हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपको याद होगा कि हमने ये चीज़ें कुछ डिस्कस की थी, जिनमें से कुछ ये फर्स्ट टर्म था, कुछ कॉमन डिफरेंस था और कुछ एन टर्म्स थे, nth टर्म था। तो इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है, एक टर्म यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं nth टर्म। उसको हम क्या कहते हैं? जनरल टर्म या फिर nth टर्म। सो जनरल टर्म क्या होता है? तो
तो जनरल टर्म इट मीन्स ये कोई एक ऐसा टर्म होगा इन द टर्म्स ऑफ द एन के टर्म्स में होगा जिसकी मदद से हम कोई भी सीक्वेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मकसद क्या हुआ, अगर मैं आपको कह दूं कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है Tn इक्वल्स टू, या फिर इसको हम An भी लिखते हैं, याद रहे कि सीक्वेंस को An से रिप्रेजेंट किया जाता है, An इक्वल्स टू 2n। तो इट मीन्स ये हमारे पास कोई एक ऐसी अर्थमेटिक सीक्वेंस है जिसके अंदर जो हमारा जनरल टर्म है वो 2n है, और n जो सीक्वेंस होता है वो इट विल ऑलवेज बी द फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। याद रख लें, द सीक्वेंस विल बी द फंक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर। इट मीन्स द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस विल बी नेचुरल नंबर्स एंड द रेंज कैन बी एनी नंबर। ये हमारे कॉम्प्लेक्स तक भी जा सकते हैं, रियल नंबर्स तक भी जा सकते हैं, उस पर हम डिपेंड नहीं कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हमारा जो डोमेन होगा वो n होगा, वो नेचुरल नंबर होगा। इट मीन्स अब इस सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहेंगे, n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक टर्म आ जाएगा जो कि हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। अगर हम n इक्वल्स टू 2 पुट करें तो 2 2 ज़ा 4, n इक्वल्स टू 3 पुट करें 2 3 ज़ा 6। तो ये सीक्वेंस हमारी कंटिन्यू रहेगी, अगर कहीं तक भी जा सकती है, हमें कुछ नहीं पता, एक Tn तक जाएगी या इनफाइनाइट भी हो सकती है, कुछ पता नहीं। तो बात यहाँ पे ये आ रही है कि ये हमारे पास एक ऐसा टर्म होगा जिसको हम जनरल टर्म कहेंगे, जिसकी मदद से हम अपनी एक कंप्लीट सीक्वेंस बिल्डअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर हम कोई और सीक्वेंस बना लें, लेट सपोज हम कह देते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसके जनरल टर्म है Tn इक्वल्स टू 2 + n, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो अगर इसके अंदर अगर 1 पुट करें 2 + 1 3, अगर n इज इक्वल्स टू 2 पुट करें 2 + 2 4, n अगर आप 2 पुट करें तो 3 पुट करें तो 2 + 3 5, इस तरह सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरह के टर्म्स को हम जनरल टर्म कहा करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई जनरल टर्म मौजूद हो तो हम उसमें से हमारी सिंपल सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, पर अगर हमारे पास सीक्वेंस हो तो हम जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, उसकी जो टेक्निक है वो हम इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो वो किस तरह होगा सारा केस कि लेट सपोज मैंने कुछ एग्जांपल्स अपने मोबाइल फ़ोन में ले लिए हैं, उन एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर एक सीक्वेंस है हमारे पास 2 4 6, ये अभी हमने सॉल्व की थी 2 4 6 अप टू सो ऑन। तो एक सीक्वेंस है जो कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसका हमें जनरल टर्म फाइंड करना है और कुछ भी नहीं करना। तो याद रहे आपको मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट टर्म विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय a, तो हेयर a इज़ 2 एंड जो डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस वो हमेशा क्या होता है, सक्सेसर में से प्रीडिसेसर माइनस कर दो। इट मीन्स अगर 4 में से 2 माइनस कर दो या फिर 6 में से 2 माइनस कर दो तो क्या होगा, हम इसको जनरली लिखते हैं T2 - T1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो ये 4 - 2 हो जाएगा 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या हमारे पास 2 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वो n ही है। अगर हम जनरल टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वो हम हमेशा नंबर ऑफ द टर्म्स को n रखेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे जनरल टर्म फाइंड करना है तो फॉर जनरल टर्म so what we have to do, just apply the formula for the nth term a plus n minus 1d, जो कि हमने इसी वीडियो के अंदर ड्राइव किया था। तो a plus n minus 1d क्या होगा, जब a है हमारा वो 2 रहेगा, n की वैल्यू n ही रहेगी, -1d क्या रहेगा 2 हो जाएगा, सिंपल। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2n ज़ा 2n, 2 1 ज़ा 2, 2 2 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच गया 2n। तो हमारे पास जो जनरल टर्म आया है वो क्या है 2n है। तो इट मीन्स द जनरल टर्म ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी फाइंड आउट बाय दिस फार्मूला। हम सिंपल दिस फार्मूला अप्लाई करके, ये फार्मूला अप्लाई करके हम कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं। वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल उठा लेते हैं हम इस तरीके से। अब नेक्स्ट सीक्वेंस हम उठा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमने सीक्वेंस उठानी है वो है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो अब हमारे पास देखा जाए तो हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंसिडर कर सकते हैं। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमें कभी भी अगर कोई सीक्वेंस बनानी है तो हम सिर्फ वेरिएबल टर्म्स को ही उठाते हैं। वेरिएबल टर्म्स कैसे, जैसे अगर आप देखें तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। अगर नंबर के अंदर हमारे पास जो चीज़ नीचे होती है तो उसको हम बेस कह रहे होते हैं, लेट्स सपोज x,
उसके ऊपर जो भी पावर होगा उसको हम लेट सपोज n कह रहे हैं। तो x हमारा बेस है, n हमारा एक्सपोनेंट या पावर जो भी आप कह लें। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन सब का एक्सपोनेंट सेम है, इट मीन्स 2 चेंज नहीं हो रहा, इनका एक्सपोनेंट सेम रह रहा है। चेंज क्या हो रहा है, इनका बेस चेंज हो रहा है। तो हम इनकी बेस की एक सीक्वेंस बना लेंगे जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर 1 3 5 अप टू सो ऑन आर इन AP। इट मीन्स ये सारे टर्म्स किसके अंदर हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर हैं। सो ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो क्या होगा, नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, इस सीक्वेंस के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म इज़ 1 एंड द कॉमन डिफरेंस विल बी T2 माइनस T1 विच इज़ 3 माइनस 1 इज़ 2। याद रहे हम 5 में से 3 भी माइनस कर सकते थे, कोई भी कंसेक्टिव टर्म्स में से, सक्सेसर में से प्रीडिसेसर माइनस करना है आपको। और फॉर nth टर्म n विल बी n, क्योंकि हम जनरल टर्म n के टर्म्स में फाइंड करना चाहते हैं। सो फॉर्मूला लगाएं आप फॉर जनरल टर्म, फॉर जनरल टर्म Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो a हमारे पास क्या है, 1 है, n हमारे पास n ही रहेगा -1, d जो हमारे पास वो क्या है, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n, 2n ज़ा 2n, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया 2n माइनस 1, क्योंकि 1 में से 2 माइनस करें तो 2n माइनस 1 आ गया। तो ये हमारा बेस जो हमने बनाया था, जिसकी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसकी बनाई थी, बेस की बनाई थी, तो उसका जनरल टर्म क्या है, 2n माइनस 1। तो इट मीन्स इन एंटायर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा बेस है वो ही 2n माइनस 1 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर 2n माइनस 1 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो अगर हम देखें हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, 1 3 5 सब पे स्क्वायर है, तो 2n माइनस 1 जस्ट इसके बेस को ही फाइंड आउट करेगा। तो जो हमारा जनरल टर्म होगा फॉर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये जो नेक्स्ट टर्म में है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो क्या होगा, वो ये होना चाहिए कि 2n माइनस 1 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से आपके ये सारे नंबर्स आ सकते हैं। और 2n माइनस 1 हमारा बेस है और इस पे पावर क्या है, स्क्वायर है। तो इट मीन्स स्क्वायर पुट करने से हमें क्या मिलेगा, जनरल टर्म मिल जाएगा Tn या An जो भी लिख लें आप, जो कि इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने फाइंड करना है तो आप दोबारा से वैल्यूज इंसर्ट करके देखें, आपको पता चल जाएगा। सो पुट n इक्वल्स टू 1, तो आपको मिल जाएगा क्या, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 1 स्क्वायर। तो फर्स्ट हमारा 1 स्क्वायर जब हमने n की वैल्यू 1 पुट की। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा जनरल टर्म है 2n माइनस 1 होल स्क्वायर। सो 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो दैट विल बी 3 स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है जो कि सेम हमें मिली हुई थी 3 स्क्वायर। तो अगर हम 3 पुट करेंगे तो हमें 5 स्क्वायर मिल जाएगा। वो आप क्लियर बता सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 होगा, 6 माइनस 1 5 होगा और 5 स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लें, सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल लेना है, तो 1 क्यूब 5 क्यूब 9 क्यूब एक्स्ट्रा। तो ये हमारी एक सीक्वेंस है जो कि कंटिन्यू है, जिसके अंदर 1 क्यूब 5 क्यूब और 9 क्यूब जा रहे हैं। ये हमारा थर्ड एग्जांपल है जो कि जनरल टर्म के लिए है। अब क्या होगा कि अगर हम कहें कि बेस सबका चेंज हो रहा है जबकि एक्सपोनेंट सबका क्यूब है पावर 3, तो अब हम क्या कहेंगे, कंसिडर द GP ऑफ बेस, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ बेस के 1 5 है और 9 आर इन AP। सो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर या अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर है। तो अब हम कहेंगे कि फर्स्ट टर्म हमारा 1 है,
डी हमारा क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 दैट इज़ 4, 9 माइनस 5 भी हो सकता था, कोई मसला नहीं है। और n क्या रहेगा, n इक्वल्स टू n रहेगा, तो Tn इज़ इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। सो a हमारा 1 है, n क्या हो जाएगा हमारे पास n ही रहेगा माइनस 1, d क्या हमारे पास 4 है, 4 हमने निकाला था, तो 1 प्लस 4n माइनस 4 दैट इज़ 4n माइनस 3। ये हमारा एक जनरल टर्म आ गया फॉर द बेस ऑफ दिस एपी, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये कोई एक सीक्वेंस है, लाजमी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, और यहाँ पे एक सीक्वेंस के जो बेस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहे हैं, तो उनको हमने क्या कंसिडर कर लिया, 4n माइनस 3 के साथ कंसिडर कर लिया। तो 4n माइनस 3 जब भी आप इसके अंदर पुट करोगे तो आपको इनके बेस मिल जाएंगे, और सब पे देखें पावर क्या है, 1 क्यूब 5 क्यूब एंड 9 क्यूब, तो हम कहेंगे फॉर जनरल टर्म ऑफ 1 क्यूब 5 क्यूब 9 क्यूब एट्सेट्रा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये जो बेस है वो आ रहे हैं 4n माइनस 3 के साथ, तो हम कहेंगे वो रहेगा 4n माइनस 3 होल क्यूब। सो ये भी ये काम आपका होगा कि अगर आप n की 1 2 3 और 4 पुट करके वैल्यू देखें और क्या आंसर यही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यही आएंगे क्योंकि हमने यहीं से ये ड्राइव किए हैं। तो ये हमारे जनरल टर्म के कुछ न्यूमेरिकल्स थे जिनकी मदद से हमने किसी प्रोग्रेशन के सीक्वेंस के हमने क्या फाइंड कर लिए, जनरल टर्म्स फाइंड कर लिए। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए किए हैं, दूसरी सीक्वेंसेस भी हैं जो कि हमने फाइंड नहीं की। हम किसी और तरह की सीक्वेंस भी होती हैं जिनको हम विद द हेल्प ऑफ आवर IQ फाइंड कर सकते हैं, और उनके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं भी होती हैं, वो कभी दूसरी सीक्वेंसेस भी नहीं होती हैं, उनके अंदर सिर्फ एक फ्लो फॉलो हो रहा है, एक ट्रम फॉलो, एक पैटर्न होता है जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो ये हमारा जनरल टर्म का जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ पे रखे हुए हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। लेट सपोज एक और सीक्वेंस लेते हैं, थोड़ा बहुत एडवांस चलते हैं। अगर इसका भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने फाइंड करनी है, लेट्स फॉर एग्जांपल नंबर 4 के 1/9 1/7 1/5 अप टू सो ऑन। तो ये एक प्रोग्रेशन है, इस सीक्वेंस है जिसकी हमने जनरल टर्म फाइंड करना है। तो जनरल टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई चीज़ वेरिएबल है। हाँ, इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं, डिनोमिनेटर मीन्स जो फ्रैक्शन के अपॉन की जो नीचे वाली वैल्यू उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही हैं, वो चेंज हो रही हैं। क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आती हैं? तो याद रहे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसी चीज़ का होना वो किस पे डिपेंड करता है कि दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये सीक्वेंस है 8 3 5 7 9, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? इसको चेक करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप 3 में से 1 माइनस करो 2 आएगा, 5 में से 3 माइनस करो 2 आएगा, 7 में से 5 माइनस करो 2 आएगा, 9 में से 7 माइनस करो 2 आएगा। इट मीन्स कि इन सब टर्म्स का, कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या इस सीक्वेंस के अंदर, ये जो सीक्वेंस हमने ली है, इस सीक्वेंस के अंदर जो डिनोमिनेटर से वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आते हैं, 7 में से 9 माइनस करें -2, 5 में से 7 माइनस करें -2, तो इट मीन्स ये तीन टर्म्स तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर 9 7 एंड 5 आर इन GP, सॉरी AP, बार GP पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 9 7 5 आर इन AP, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आ रहे हैं ये। तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो अब इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इसका जनरल टर्म निकाल सकते हैं। सिर्फ डिनोमिनेटर का ही क्यों निकाला? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो चीज़ें वेरिएबल होंगी, उस वेरिएबल मीन्स जो चेंज हो रही हैं, अगर जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पे 1 1 1 कांस्टेंट है, जबकि 9 7 5 और ये क्या है, सब के सब वेरिएबल हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 9, हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, सो दैट इज़ 7 माइनस 9 विच इज़ -2, n की वैल्यू n ही रहेगी फॉर द जनरल टर्म। तो जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, सो a प्लस विच इज़ 9 n माइनस, तो n ही रहेगा, d क्या है हमारा -2। अब याद रहे कि ये 9 हो गया और 2 9, ये हो जाएगा -2n सा -2n,
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास सीक्वेंस आ गई प्लस माइनस -2n + 2, सो ये हो जानी है 9 + 2 11 - 2n, 11 - 2n जब हम पुट करेंगे तो ही हमारे पास एक ज्योमेट्री एक कॉन्स्टेंट टर्म बचेंगे। एक हमारे पास एक ऐसा टर्म आएगा जो कि जनरल टर्म होगा। वो जनरल टर्म किसका होगा? वो जनरल टर्म होगा इसके डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारा 11 - 2n क्या है? एक ऐसा जनरल टर्म है जो कि इसके डिनोमिनेटर्स देगा। और इस पूरी एपी के अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर आप फाइंड करें, ऊपर न्यूमरेटर्स कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ डिनोमिनेटर्स। तो इट मीन्स जो जनरल टर्म होगा, जनरल टर्म जिसको हम an कह रहे हैं या tn कह रहे हैं, दैट विल बी 1/11 - 2n। और जनरल टर्म किसका? जनरल टर्म ऑफ 1/9, 1/7, 1/5 अप टू सो ऑन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म 1/11 - 2n होगा। आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो एक और लास्ट एग्जांपल करते हैं जनरल टर्म का, और देन हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, अगर फर्स्ट टर्म आ जाए आपके पास a + x होल स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर, a - x होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस है जिसका हमें क्या फाइंड करना है? जनरल टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो जनरल टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? नंबर 5 एग्जांपल जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? a + x होल स्क्वायर। डिफरेंस क्या होगा? याद रहे डिफरेंस क्या होता है? कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस। कंसेक्टिव टर्म्स कौन से हैं? इसमें से ये माइनस कर दें या इसमें से ये माइनस कर दें, दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा। सो t2 - t1। तो t2 क्या है हमारे पास यहाँ पे? अब ये थोड़ा लेंदी होने वाला है कि t2 है हमारे पास a स्क्वायर x स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है? a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a - x स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या, सॉरी, a + x स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे? ये हो जाएगा a स्क्वायर + x स्क्वायर माइनस, इसका कंप्लीट एक फॉर्मूला है, a स्क्वायर - 2ax माइनस x स्क्वायर। याद रहे कि अगर ब्रैकेट कंटिन्यू रहे तो ये पॉजिटिव रहेंगे, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। अगर हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये नेगेटिव साइन सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और -a स्क्वायर - 2ax - x स्क्वायर। तो a स्क्वायर से कैंसिल, x स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे आ गया माइनस का 2ax। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया? माइनस का 2ax। तो डिफरेंस क्या है हमारे पास? माइनस का 2ax डिफरेंस है। और n क्या रहेगा? n = n ही रहेगा, क्योंकि हम जनरल टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो फॉर जनरल टर्म, सो जनरल टर्म क्या होगा? tn = a + n - 1d, एंड a क्या हमारा फर्स्ट टर्म इज a + x होल स्क्वायर प्लस n - तो n रहेगा -1, d क्या हमारा? वो है -2ax। ये हमारा क्या है? 2ax माइनस का एक कॉमन डिफरेंस है। सिंप्लीफाई करें तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लें यहाँ पे, a स्क्वायर 2ax + x स्क्वायर प्लस -2anx माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2ax। सिंप्लीफाई करें, a स्क्वायर 2ax प्लस x स्क्वायर, और अगर फर्दर करें हम इसको प्लस माइनस और नेगेटिव 2anx, और उसके बाद क्या है? उसके बाद आ जाता है प्लस 2ax। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax हो गए 4ax माइनस 2anx, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह कर लें कि a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ax कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा 2ax माइनस n।
तो ये हमारा एक जनरल टर्म रह गया इस सीक्वेंस के लिए। अगर हम इसके अंदर n की वैल्यूज़ पुट करते रहे तो हमें इसके टर्म्स मिल जाएंगे। तो यही हमारा कंप्लीट लास्ट एग्जांपल था जिसके अंदर हमने जनरल टर्म फाइंड किए थे। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर नोट करनी हो तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करने वाले हैं, तो अभी तक हमने क्या फाइंड किया, अभी तक हमने फाइंड किया है जनरल टर्म्स। अब हम विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम फाइंड करने वाले हैं कि अगर आपको जनरल टर्म दे दिया जाए, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करें, वो तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। n की वैल्यू 1 2 पुट करनी होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको जनरल टर्म दे दिया जाए कि जनरल टर्म इक्वल्स टू, एग्जांपल है n-1/n, तो एक जनरल टर्म है। आपसे कहा जाए कि इसकी सीक्वेंस फाइंड करें, तो आप सिंपल है, अगर फर्स्ट n की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा 1-1/1 विच इज़ 0। तो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म होगा वो 0 होगा n इक्वल्स टू जब 1 पुट किया। जब n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2-1/2, दैट विल बी 1/2। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। n इक्वल्स टू 3, तो ये 3-1/3 विच इज़ 1/3 हो जाना है। ठीक है, तो हाँ, तो ये हो गया 1/3। अगर n की वैल्यू 4 पुट कर दें, 4-1/4 दैट इज़ 3/4। याद रहे ये कैसे आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जनरल टर्म n-1/n है, तो n की जगह पे वही टर्म आएगा। तो n-1/n, तो n 3 था तो 3-1/3, n 4 था तो 4-1/4। तो सिंप्लीफाई, हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो गया 3/4। इस तरह आप कोई भी टर्म की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लाजमी नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी प्रोग्रेशन, कोई भी सीक्वेंस का नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। कि आपने जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड करना है, n की वैल्यू इंसर्ट करते जाना है, आपको सॉल्यूशंस आते जाएंगे। अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंड इंडिकेटेड टर्म इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिली है जिसके टर्म्स हैं 4, 9, 14, 19 अप टू 8th टर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस एंड T8 इंडिकेटेड टर्म। इंडिकेटेड टर्म इज 8th टर्म, तो वी हैव टू फाइंड द T8। सो फॉर कॉमन डिफरेंस सिंपल है, फॉर कॉमन डिफरेंस what you have to do, common difference will always be the difference of two consecutive terms। किसी भी दो consecutive terms का difference find कर ले। अगर आपको करना है T2 minus T1, ये equal होगा T4 minus T3। आप कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो देखो T2 minus T1 क्या होगा 9 minus 4, T4 minus T3 क्या होगा 19 minus 14, which is both will be 5। 9 minus 4 is 5, 19 minus 14 is 5। सो आप कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म उठा के उनका डिफरेंस फाइंड कर लो। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट डिफरेंस फाइंड करना था। तो आप जस्ट क्या कहेंगे कि हमें n-4 का आंसर 5 आ गया, जो कि कॉमन डिफरेंस है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट थिंग इज़ हमें फाइंड करना है इंडिकेटेड टर्म, जो कि इस केस में 8 है। तो हेयर फॉर T8 n इक्वल्स टू 8, याद रहे क्या था 8th टर्म फाइंड करना है, तो n का नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ द टर्म, कौन सी पोजीशन का टर्म हमें फाइंड करना है, हमें 8th टर्म फाइंड करना है, तो n विल बी 8। तो Tn विल ऑलवेज बी a प्लस n-1d। nth टर्म का फॉर्मूला यही है। तो अगर हम क्या कह दें कि n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 है, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है, और d जो है वो हमारा क्या था 5 था, हमने निकाला था। तो हमारे पास T8 जो हो जाएगा वो सिंपल टर्म्स में अगर हो जाएगा कि 4 प्लस 8 माइनस 1 d इज़ 5। देखें a की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 d 5 है, तो d की जगह पे 5 आ गया। तो ये हो गया 4 प्लस 5 8 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, सो 4 40 माइनस 5 हो गया 35, सो T8 होगा 39। तो इसका जो लास्ट टर्म आने वाला है दैट विल बी
39, तो 8th टर्म, सॉरी लास्ट टर्म नहीं, 8th टर्म जो कि उसने इंडिकेट किया था, तो 8th टर्म विल बी थी 39। तो इस तरीके से आप किसी भी टर्म का कॉमन डिफरेंस या इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर नोट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस है नंबर 2 क्वेश्चन, 10, 8, 6, 4 अप टू 10th टर्म। ठीक है, तो एक सीक्वेंस दे दी गई हमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दी गई, तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, और कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपल इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 10th टर्म फाइंड करना है। तो फॉर कॉमन डिफरेंस डिफरेंस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें। सो सेकेंड टर्म इज 8 माइनस 10 विच इक्वल्स टू -2। तो डिफरेंस आपका क्या आ गया, -2। तो ये डिपेंड नहीं करता, जैसे मैं आपको बार बार समझाते हुए आ रहा हूँ, आप कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस फाइंड कर लें, 8 माइनस 10, 6 माइनस 8, 4 माइनस 6, तो सबका -2 ही आएगा। ठीक है, फॉर 10th टर्म, ठीक, तो 10th टर्म क्या होगा, n विल बी 10, सिंपल है, n 10 रहेगा, तो इसको हम यहाँ नहीं, यहाँ लिख लेते हैं, n विल बी 10, और a जो होगा हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज आल्सो 10, रिमेंबर, एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। तो फॉर जनरल टर्म द nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1d एंड t 10। सो फॉर n 10 होगा t 10 के लिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो इसलिए ये डिसकंटिन्यू हो गया था। हम दोबारा से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ये आप नोट कर लें। तो हमने ये सेकंड एग्जांपल सॉल्व किया जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ टर्म और नंबर 10th इंडिकेटर टर्म फाइंड करना था एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, जो कि दोनों हमने कर लिए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कोई डिफ़िकल्ट सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो फर्स्ट टर्म इज a/2, सेकेंड टर्म इज, मैं थोड़ा इसको नीचे करके लिख लेता हूँ, a/2 then a, the second term is 3a/2, fourth term is 2a/2a and fifth term नहीं मिला हुआ, और लास्ट में हमें 17th टर्म फाइंड करना है। वेरी गुड, तो ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है जिसके हमें कुछ कॉमन डिफरेंस और 17 टर्म फाइंड करने हैं। तो सिंपल है, फॉर कॉमन डिफरेंस सो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्या कहेंगे, d इज द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म्स t2 माइनस t1, सो t2 इज a माइनस a/2, सो t1 इज a/2। तो यहाँ पे देखें आपने इसका a में से a/2 माइनस करना है। तो याद रहे इसका सिंपल सा तरीका है कि ये कंप्लीट 1a है, ये हाफ a है, कंप्लीट a में से अगर हाफ a चला जाएगा तो a/2 आ जाएगा। ये समझ ना आए तो इसके एलसीएम करके कर लें आप, इसके अपॉन में 1 है तो एलसीएम क्या होगी दोनों की, 1 और 2 की 2 होगी, 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम्स लगेगा, 2a ज़ा 2a, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम लगेगा, 1a ज़ा 1a, सो इट मीन्स 2a में से a माइनस हो गए तो a/2, तो आपका कॉमन जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, a/2। इसी तरीके से अगर आप क्या फाइंड करना चाहते हैं 17th टर्म, फॉर 17th टर्म n विल बी 17, a जो आपका है, a मीन्स फर्स्ट टर्म, याद रहे a हम इंडिकेट करें फर्स्ट टर्म को, जो फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का था दैट वाज a/2 एंड कॉमन डिफरेंस भी आया है a/2, हमने अभी भी फाइंड किया है तो कॉमन डिफरेंस भी a/2 ही आया है। तो अगर हम इसके अंदर जनरल टर्म फाइंड करें तो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d फॉर t17th, a प्लस a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू ही a/2 है, n जो है वो 17 है, माइनस 1d जो है वो भी क्या है a/2। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स आ गए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कि t17 विल बी इक्वल्स टू a/2 प्लस 17 में से 1 माइनस करें तो हो जाएगा 16
a अपॉन 2 का टेबल 16 पे लगेगा 8 टाइम्स, तो T17 इक्वल्स टू a अपॉन 2 प्लस 8a अपॉन कुछ नहीं है तो 1 है। सॉल्व करें इसको तो इसकी एलसीएम होगी 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, सो 1a, 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम्स, 2 8 ज़ा 16a, दैट विल बी 17a अपॉन 2। सो ये आपका 17th टर्म होगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो ये हमारे पास ये कोई एक और सवाल था जिसके अंदर हमने कॉमन डिफरेंस और nth टर्म फाइंड किया था। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम जिसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। चलिए ये उठाते हैं अलजेब्रा में। सो क्वेश्चन नंबर 9, that is 3x minus 1, 2x and then x plus 1 फाइंड करना है 9th टर्म। सो हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है और 9th टर्म भी फाइंड करना है। तो फॉर कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस, तो T2 माइनस T1, तो T2 सेकेंड टर्म इज़ 2x, T1 इज़ दी 3x माइनस 1। और याद रहे माइनस आ गई है तो ब्रैकेट लाजमी दे क्योंकि अगले जो टर्म्स की सिंबल्स होंगी वो चेंज हो जाएंगी। तो 2x माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 1, सो 2x में से 3x चले गए तो नेगेटिव x प्लस 1, तो ये हो गया 1 माइनस x। हमने 1 को पहले लिख दिया, x को बाद में लिख दिया, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अगर अब हमें फाइंड करना है 9th टर्म, तो हम लिखेंगे फॉर 9th टर्म n विल बी 9 एंड a और कुछ नहीं बल्कि हमारा 3x माइनस 1 था। कॉमन डिफरेंस जब हमने फाइंड किया दैट इज़ 1 माइनस x, तो Tn विल बी a प्लस n माइनस 1d। तो Tn जो कि 9 था तो हम 9 फाइंड करेंगे, n की वैल्यू 9 है। a तो a है 3x माइनस 1 प्लस n माइनस 1, तो n हमारा 9 है माइनस 1, d है 1 माइनस x। T9 इक्वल्स टू 3x माइनस 1, 9 माइनस 1 होता है 8, 1 माइनस x, सो 3x माइनस 1, 8 1 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 8x ज़ा 8x, सो 3x में से 8x चले जाएंगे तो हो जाएगा नेगेटिव 5x एंड 8 में से 1 गया तो 7, तो 7 माइनस 5x इज़ दी 9th टर्म। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने कुछ टर्म सॉल्व कर लिए जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमने की हैं, जिनके अंदर हमने कॉमन डिफरेंस और हमने nth जो इंडिकेटर टर्म होगा वो हमने फाइंड किए हैं। सो इसके बाद हम कुछ और टर्म्स करने वाले हैं। तो अभी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिनके अंदर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। अगर आपको ये नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा 1 2 3। चलें अभी करते हैं आगे। क्लास बोरिंग लग रही होगी आप लोगों को, पर मुझे उम्मीद है जिनको मैथ पढ़नी है और मैथ पसंद है उनको तो बोरिंग नहीं लगेगी। बाकी हाँ जो आए टाइम पास करवाने तो उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विथ T-N-A-D and N having the usual meanings find the T-N। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन मिले हुए हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर, मैं वो लिख देता हूँ कि T-N हमें फाइंड करना है व्हेन कंडीशन है कि जब a की वैल्यू क्या हो 3 हो, d की वैल्यू 6 हो एंड n की वैल्यू 9 हो। तो ये कंडीशन हमें मिली है कि हमें nth टर्म फाइंड करना है, Tn फाइंड करना है जबकि ये कंडीशंस हों। तो हमें पता है कि फॉर्मूला एक ही लगेगा, दैट इज़ Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो t कौन सा है, n की वैल्यू 9 है, a प्लस तो a की वैल्यू हमें 3 मिली हुई है प्लस n की वैल्यू हमें 9 मिली हुई है माइनस 1d हमें 6 मिला हुआ है। तो T9 विल बी
3 plus 9 minus 1 will be 8, 6, 3 plus 8, 6 are 48, plus 3 is 51. So ninth term will be 51. सिंपल था. ओके जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. n फाइंड करना है व्हेन a इक्वल्स टू 7 है एंड d जो है वो -4 है एंड tn जो है वो क्या है -97 है. तो ये हमें कंडीशन मिली जिसके अंदर हमें n फाइंड करना है. बहुत इजी काम है. सिंपल फार्मूला लगाएं tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. तो tn जो है वो 7 है. a हमारे पास क्या है? a हमारे पास मौजूद है, सॉरी tn हमें n तो फाइंड करना था. वेरी गुड. tn हमें खुद मिला हुआ है, वो है 97 माइनस 97. a जो कि 7 था प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू फाइंड करनी है -1. d जो है वो क्या है -4 है. ठीक है. तो ये माइनस प्लस का 7 है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, या फिर सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड. तो ये हो जाएगा 97 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस 4. मैंने क्या किया है सिंपल टर्म्स मैंने क्या किया, जो n प्लस का था इधर आके माइनस हो गया. तो ये क्या हो गया 104 पर नेगेटिव के n माइनस 1 माइनस 4. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, फॉर इजीनेस मैं इनको स्वैप कर देता हूँ, लेफ्ट इनकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ आपकी इजीनेस के लिए. तो वो क्या हो जाएगा, हमें tn मिला हुआ था -97. तो अब क्या हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 4 माइनस 104. और कुछ भी नहीं किया, जस्ट इनकी पोजीशन चेंज किए ताकि n लेफ्ट साइड पे आ जाए. और अब क्या करेंगे -4, यहाँ पे -4 ये इस n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ फिर डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड. तो ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 104 अपॉन -4. माइनस माइनस से कैंसिल. और अगर हम 4 का टेबल लगाना चाहें तो लग सकता है 10 पे लगेगा 2 टाइम्स, बच गए 2 कैरी होंगे तो 26 टाइम्स. और माइनस का 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 26 प्लस 1 तो n आ गया 27. तो n कौन सा है 27 है. इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट टर्म 7 हो, डिफरेंस -4 हो, और ये जो हमारा 97 कौन से नंबर पे आएगा, वो नंबर होगा वो 27 होगा. इट मीन्स 7 में से 4 माइनस करते जाएं करते जाएं करते जाएं, बार बार आप जो भी जो टर्म आ रहा है. 7 में से 4 माइनस किया 3, 4 में से अपने फिर 4 माइनस 7 में से 4 माइनस किया 3, 3 में से 4 माइनस किया -1, फिर 4 माइनस किया तो -5. ये कंटिन्यूस करते रहें. 27th जो टर्म होगा सीक्वेंस में, वो क्या होगा माइनस का 97 होगा. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. अगर आपने नोट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप. अगला क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है विद द गिवन डेटा. सो दैट क्वेश्चन इज, सो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 कि डी जो है वो फाइंड करना है. एंड एक्स्ट्रा डेटा जो आपको मिला हुआ है, व्हेन a इक्वल्स टू -8 एंड tn इक्वल्स टू 8 एंड a इक्वल्स टू 5. सो इट मीन्स कि जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 5, सॉरी n जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 5 है, फर्स्ट टर्म -8 है, लास्ट टर्म tn जो है वो 8 है. तो फाइंड करने के लिए हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे जनरल टर्म जो फॉर्मूला था हमारा a प्लस n माइनस 1d. तो tn हमें 8 मिला है, हम 8 लिख देंगे. a हमें क्या फाइंड करना है, ये -8 है, प्लस n क्या है हमारे पास, n की जो वैल्यू है, ये a नहीं था ये n है, a तो मिला हुआ है, n की वैल्यू 5 है, तो n की वैल्यू 5 हो गई. -1 जो d है, d हमें क्या मिला हुआ है वो फाइंड करना है, सिंपल. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -8 इधर आके हो जाएगा प्लस का, और जस्ट एड 8 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 8 को प्लस कर दें. तो यहाँ पे बच जाएगा 5 माइनस 1 दैट इज़ 4d. 5 माइनस 1 किया तो 4d आ गया. 8 प्लस 8 होता है 16, 4d स्वैप कर दे, इम्प्लाइज दैट कि 4d होगा 16. पोजीशन स्वैप कर दी, d इक्वल्स टू 16 अपॉन 4, 4 का टेबल
4 टाइम्स, तो d 16/4 क्या होगा 4। तो इट मीन्स इस तरह की सीक्वेंस जिसके अंदर फर्स्ट टर्म -8 हो, लास्ट टर्म 8 हो, या फिर कोई भी लास्ट टर्म 8 हो और जो नंबर ऑफ टर्म कौन सा हो लास्ट टर्म का वो 5th हो, तो डिफरेंस क्या हो रहा होगा 4 हो रहा होगा। इट मीन्स कि आप क्या करें फर्स्ट टर्म में इसमें आप 4 प्लस करें तो कुछ आंसर आएगा, दोबारा 4 प्लस करें कुछ और आंसर आएगा, ऐसे करते करते जब 5 टाइम आप कर लेंगे तो लास्ट में आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बस बच्चों के न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये मैं अभी ज़्यादा नहीं करने वाला, आपको नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP। तो ये n फाइंड करना है, इस तरह का कुछ है नहीं। चलो एक वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं इसका। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर, ये हमारा सेपरेट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन AP इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि वो मिली हुई है वो है 2/3, सेकेंड टर्म है 1/2, थर्ड term is 1/3 up to so on, and whose last term is -17/6। तो इट मीन्स एक ऐसी सीक्वेंस है जो कि कंटिन्यू है और उसका लास्ट टर्म क्या है 17/6। हमें क्या करना है, इसके कितने टर्म्स होंगे वो फाइंड करने हैं। सिंपल, सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालें, सॉल्यूशन के अंदर आप क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म दैट इज़ 2/3। अब आप निकालें डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, तो सेकंड टर्म है 1/2, फर्स्ट टर्म है 2/3, तो LCM होगी 6, 3 टाइम्स टेबल लगेगा, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स, 3 1 ज़ा 3, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4 -1/6। तो ये हमारा -1/6 कॉमन डिफरेंस आ गया, जबकि TN लास्ट टर्म दैट इज़ 17/6 और फाइंड क्या करना है n। सेम कंडीशन बन गई जो इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो अब हमारी कंडीशन क्या होगी कि TN = A + n - 1D। तो TN दैट इज़ -17/6, A क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2/3 प्लस n-1, तो n तो फाइंड करना है -1D हमने निकाला था -1/6। ठीक है, 2/3 प्लस का इधर आके माइनस हो गया, 17/6 - 2/3 = n-1 -1/6। ठीक है, आगे हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, तो इन दोनों की करेंगे LCM, तो 6 और 3 की LCM क्या होगी 6 ही होगी। 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम, सो 117 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -17, माइनस 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम्स, तो 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 = n-1/6। तो ये यहीं ऐसा ही रह जाता है, इसको कुछ नहीं करेंगे, -1/6। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा -21/6, क्योंकि 17 और 4 21 बनते हैं, n-1 -1/6। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले 6 कैंसिल हो गया, -21 n-1 -1। तो अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट माइनस मल्टीप्लाई कर दें, 21 -n +1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो n इधर ले आए, 21 इधर ले जाए, तो नेगेटिव इधर आके हो गया प्लस का, 21 उधर जाके हो गया प्लस का 1, या फिर एड 21 एंड n ऑन बोथ साइड, जो भी आप करना चाहें। तो यहाँ पे और कुछ नहीं बल्कि 21 इधर आके प्लस हुआ, आपके 22 टर्म्स हैं। तो इस तरह की सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जिसके अंदर शुरू 2/3 से हुई हो, ख़त्म -17/6 पे हो रही हो, ये उसके बीच के टर्म्स हैं। तो इसका 22nd टर्म विल बी -17/6। नोट कर लें, अगर आपको नोट करना हो स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप।
अभी क्वेश्चन थोड़े बहुत इजी हैं, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। So next question is question number 7. So next word problem है ये हमारा, the second 31st from अच्छा, तो क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक से लिखा हुआ है, इसको मैं करेक्ट करके लिख देता हूँ। क्वेश्चन है द सेकेंड कॉमा 31st एंड लास्ट टर्म्स आर, क्वेश्चन अभी इस तरीके से होगा, लास्ट टर्म्स आर टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये टर्म्स की पोजीशंस हैं, आर 31/4, 1/2 एंड -13/2 respectively. Find the number of terms. Find the number of terms. याद रहे सवाल क्या कह रहा है कि सेकेंड टर्म, 31st टर्म और लास्ट टर्म, तो कोई भी सीक्वेंस है जिसके कुछ टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म कोई होगा, सेकेंड टर्म हमें मिला हुआ है जो कि 31/4 है, थर्ड टर्म कुछ और होगा, कर चलते चलते 31st टर्म आएगा जिसकी वैल्यू 1/2 होगी, लास्ट टर्म -13/2 होगा। बताना ये है कि इस पूरी सीक्वेंस के अंदर टर्म्स कितने होंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, हमें पता है सॉल्यूशन कि सेकेंड टर्म T2 इज़ नथिंग बट 31/4, T31st टर्म पोजीशन में जो आएगा दैट इज़ 1/2 एंड Tn जो कि लास्ट टर्म होगा दैट इज़ 13/2। फाइंड हमें क्या करना है, इस तरह की सीक्वेंस है जिसमें से हमें फाइंड क्या करना है, एक ऐसा टर्म फाइंड करना है जो कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने को फाइंड करना है। सिंपल है, फॉर्मूला लगाएं, Tn = a + n-1d। ठीक है, तो अब हमें पता है कि सेकेंड टर्म जब होगा T2 तो वो हो जाएगा a + n की वैल्यू 2 हो जाएगी -1d। ठीक है, देखो हमने क्या किया, जब Tn हमने रखा 2 सेकेंड टर्म, a रहेगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि n हमने सेकेंड उठा लिया -1d। तो ये T2 की वैल्यू हमें मिली हुई है 31/4 = a + 2 - 1 होता है, 1 d = d, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। वेरी गुड। सो अब हम करने वाले हैं क्या, 31st के लिए Tn, अच्छा Tn तो हमने फॉर्मूला लगाया हुआ, इसके अंदर हम क्या करेंगे 31st, तो हम लिखेंगे फॉर सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म के लिए ये कंडीशन थी, अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर 31st टर्म। तो 31st टर्म के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, T31st इज़ a + 31 - 1d। तो T31st की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, दैट इज़ 1/2 a + 31 - 1 दैट इज़ 30d, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, दो इक्वेशंस मिल गई। अब अगर ये क्या किया जाए कि हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, हम इसको इस तरह सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करनी है, तो 1 सब्ट्रैक्ट कैसे होगी, हम लिखेंगे 1/2 = a + 30d, जो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करनी वो पहले लिखी जाती है, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है 31/4 = a + d, ये इक्वेशन 1।
सब्ट्रैक्ट करनी है, नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन, ए कैंसिल हो जाएगा और 30D में से जब एक डी जाएगा तो 29D बचेंगे। यहाँ पे बच गया 1/2 माइनस 31/4, ठीक है, और यहाँ पे 29D बचे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसकी एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगी, 4, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स, 2 1 2, 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम, 1 31 31, 29D। रेसिप्रोकल कर लो कि इसको आप अल्टरनेट लिख लें। 29D क्या हो जाएगा, 29/4। देखो क्या हुआ, 2 में से जब 31 माइनस हुए तो 29 हो गया। इसमें कंफ्यूज ना हो, ये इम्प्लाइज जेड की निशानी है, हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे लिख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट पे लिख दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 29 से कैंसिल, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -1/4। तो डी आ गया -1/4। अभी आप सोचेंगे कैसे कैंसिल हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा। तो डी आ गया -1/4। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता चल चुका है। अब हमें फाइंड क्या करना है, कोई भी फर्स्ट टर्म फाइंड कर लें तो आपका काम हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट टर्म निकाल लें कहीं से तो हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट टर्म या फॉर ए, वो क्या होगा, अब ये डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं ईजीनेस के लिए यहाँ पे पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो फॉर फर्स्ट टर्म पुट d इक्वल्स टू -1/4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाना है 31/4 a प्लस डी। तो a हमारा a ही रहेगा और d की वैल्यू क्या आई है, d इज़ -1/4, क्योंकि याद रहे कि इक्वेशन 1 क्या थी, 31/4 a प्लस डी थी। इसके अंदर हमने a और d की जगह पे d की वैल्यू पुट कर दी। तो अब हमारे पास क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या करें, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 4, तो 4 4 से कैंसिल, 31। 4 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो 4a हो जाएगा, 4 जब 4 से मल्टीप्लाई 1/4 से होगा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। -1 इधर आके आ गया मल्टीप्लाई, तो सर -1 इधर आके हो गया प्लस, 31 + 1 4a। यहाँ पे अगर इम्प्लाइज दैट 4a इक्वल्स टू 32 आ गया, a की वैल्यू आ गई 32/4 जो कि 8 बनता है। 4 का टेबल 8 टाइम लग गया। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ चुका, कॉमन डिफरेंस भी आ चुका। फाइंड क्या करना है अभी, 30 नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, वो भी इस टर्म की मदद से, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं। हमें फाइंड क्या करना है अभी, a की वैल्यू क्या थी, इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू 30/2/4 जो कि 8 बन गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। याद रहे कि ये सारे टर्म्स एक ही AP के अंदर थे, तो इन सबका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम होना था, तो a और d की वैल्यूज़ भी सेम आएंगी। Tn की वैल्यू क्या मिली है, 13/2 नेगेटिव 13/2। a क्या निकाला हमने, 8 था, प्लस n क्या है, फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस क्या था, -1/4। वेरी गुड, यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है, -1/4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपॉन में से 4 कैंसिल करना है, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 का टेबल 2 पे लगेगा, 2 टाइम्स 2 13 ज़ा 26, 4 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा 32, और हाँ सही, और 4 जब इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो इससे डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा n-1 -1, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, और इससे इस पूरे टर्म से होगा, तो जब इससे हुआ तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 32 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो रहना है क्या, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -n + 1, नेगेटिव प्लस प्लस, सॉरी नेगेटिव प्लस माइनस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो 26 और 32 कितने होते हैं, 26 और 32, 6 और 2 हो गए 8, 2 और 3 हो गए 5, माइनस के 58 इक्वल्स टू -n + 1।
n यहाँ आ जाएगा, 58 वहाँ चला जाएगा, दोनों की साइन चेंज हो जाएंगी, 58 + 1, सो इट मीन्स n का आंसर क्या आ गया 59। तो इस सीक्वेंस में 59th टर्म था हमारा, ये जो 13/2 जो टर्म था ये 59th टर्म था। तो अब आप क्या करें, इसको नोट कर लें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कोई सा क्वेश्चन हो। इसको स्क्रीन को पास कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन कुछ कर लिए हमने, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 256 एंड 789 दैट आर डिविजिबल बाय 7। सो क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 256 एंड 789 that are divisible by 7। सो फाइंड क्या करना है कि इतने ऐसे कौन से कितने नंबर होंगे इन दो नंबर्स के दरमियान जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। तो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी पड़ेगी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं क्या 256 पे 7 का टेबल लगेगा। लगा के देखें आप, 256 पे 7 का टेबल लगता है। तो आप देखेंगे कि नहीं लगेगा, कि 7 3 ज़ा 21 बच गए 4 46। तो मैक्सिमम रिकॉर्डिंग टाइम ओवर हो गया था, तो इसलिए रिकॉर्डिंग रुक गई थी। तो मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि 256 और 789 के दरमियान इनके बीच में होंगे जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो इट मीन्स इसको हमने अगर 7 से डिवाइड किया फर्स्ट टर्म को, तो देखा कि उस पर 7 का टेबल एग्जैक्ट नहीं लगता। तो अब हम सोच रहे हैं कि कब लगेगा, 46 पे तो नहीं लग रहा, जब यहाँ 49 होता तो एग्जैक्ट लग सकता था। तो इट मीन्स 259 पे लग सकता है। तो 259 ऐसा फर्स्ट एलिमेंट होगा जिस पे टर्म लगेगा टेबल। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म होगा 259, 7 प्लस कर दे 266, 7 प्लस कर दे हो जाएगा आपका 273। तो ये चलती जाएगी सीक्वेंस। लास्ट टर्म है 789, तो आप 789 भी चेक कर लें क्या उस पर टेबल लगता है। तो 789 पे 7 का टेबल 1 टाइम, तो लग गया 7, बच गए कितने 0, 8 नीचे आएगा 1 टाइम, 7 बच गया 1, 19। तो 19 पे नहीं लगता, पर कब लग सकता था, 14 होता तो लग सकता था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 14 आना चाहिए था तब लगेगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 14 ही क्यों बनाया, 21 क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमें नीचे आना है, 789 से ऊपर नहीं जाना। तो इसलिए हम कुछ प्लस नहीं कर सकते थे, माइनस कर सकते थे। इसीलिए उस वक्त जब हमने क्या किया था, बढ़ाया था नंबर, क्योंकि हम ऐड कर सकते थे, क्योंकि 789 से नीचे चाहिए, 256 से आगे चाहिए। तो अब क्या होगा, हमारे पास सीक्वेंस क्या है, ये चलती जाएगी और लास्ट टर्म क्या था 784 था आई गेस, हाँ टेबल लग गया एक मरतबा, हाँ लग रहा है। तो 784 एक लास्ट टर्म था। तो फर्स्ट टर्म हमारा 259 है, डिफरेंस जो आएगा वो 7 ही आएगा, और लास्ट टर्म जो है हमारा 784 है। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे Tn = a + n-1d, जो कि जनरल टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब क्या होगा, Tn जो है वो है 784, a क्या है 259 + n-1d, d क्या है हमारे पास 7 है, 259 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 259 n-1 × 7, 1 कैरी करें 14 में से 9 गए 3, 5 बच गए 7 में से 5 गए 2 बच गए, 7 में से 2 गए 5 बच गए, n-1 × 7 डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। तो 7 से कैंसिल, इधर टेबल लगाएं आप, तो 42 पे लगेगा 7 टाइम 49, बचेंगे 3, 35, 75 हो जाएगा, ठीक है। और n-1, तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं कि n-1 बराबर है,
यहाँ पे शायद आपको विजिबल ना हो, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं। इम्प्लाइज दैट कि n-1 होगा 75, तो 1 उधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 76। तो नंबर ऑफ टर्म्स दैट आर डिविजिबल बाय 7 एंड विच आर बिटवीन 256 एंड 789 आर एग्जैक्टली 76। तो ऐसे 76 डिजिट्स होंगे जिन पे 7 का टेबल लगता होगा, और वो नंबर्स कहाँ होंगे, 256 और 789 के दरमियान आ रहे होंगे। तो अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला टर्म भी सवाल सेम है, मैं कुछ चेंज सवाल करवा देता हूँ आपको, क्योंकि सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। इट्स फिफ्थ टर्म इज, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। So next question is कि question number, show that sum of p plus qth term and p minus qth term of an AP is equal to twice the pth term। तो हमारा क्या हमें शो करना है कि जो ये दो टर्म्स है, p प्लस क्यू टर्म एंड p माइनस क्यू टर्म, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इनका सम जो होगा वो pth टर्म का ट्वाइस होगा, डबल होगा। तो करते हैं कैसे होगा, हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है सॉल्यूशन कि Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d होता है। p प्लस क्यू फाइंड करते हैं पहले, क्योंकि p प्लस क्यू टर्म दिया है उसने, तो p प्लस क्यू टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह पे आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1d, क्योंकि n की जगह पे p प्लस क्यू है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गई। p माइनस क्यू टर्म दैट इज़ a p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखें ये हमारा क्या बन गया, ये दो टर्म्स बन गए। इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए, क्योंकि इक्वेशन कहती है कि सम ऑफ दीज टू, तो इन दोनों को सम कर दे, तो दोनों को प्लस कर देते हैं, तो हो जाएगा टी पी प्लस क्यू प्लस टी पी माइनस क्यू। अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा a प्लस, अच्छा a प्लस ए 2a, और इनको हम सिंपली एक दूसरे के साथ प्लस करके लिख लेते हैं, p प्लस क्यू माइनस 1d, और यहाँ पे क्या है, a प्लस था, p माइनस क्यू माइनस 1d। तो इस साइड को छोड़ दें, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2a pd qd माइनस d, यहाँ पर क्या आएगा, pd qd माइनस d। तो ये हो गया 2a qd पॉजिटिव qd नेगेटिव, कैंसिल, pd आर 2pd एंड माइनस डी आर 2d। सो व्हाट यू हैव टू डू कि 2a, इन दोनों में से d कॉमन ले लें आप, ठीक है, d भी नहीं बल्कि 2d कॉमन ले लें। तो जब 2 कॉमन आ जाएगा 2d, तो ये हो जाएगा p माइनस 1, ठीक है। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 2a p माइनस 1d। मैंने क्या किया है, जो d था वो मैंने लास्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें, नोट करें, तो क्या हुआ है यहाँ पे, ये हमारा एक ऐसा फॉर्मूला बन चुका है। हमने क्या लिखा था, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, तो n होता है टी एन, तो ये n माइनस 1d होता है। यहाँ पे p माइनस 1 है, तो क्या होगा, टी पी हो जाएगा। तो इट मीन्स ये और कुछ नहीं बल्कि 2p है। ये हम इधर लिख लेते हैं कि ये और कुछ नहीं बल्कि 2tp है। तो इट मीन्स जब इन दोनों को हमने ऐड किया, हमें क्या मिल गया, इसका p टर्म का ट्वाइस मिल गया। यही इक्वेशन कहती है कि शो दैट द सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म एंड p माइनस क्यू टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू द ट्वाइस द p टर्म। तो p टर्म का ट्वाइस हो गया।
तो ये एक मास्टर क्लास थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, जिसके अंदर हमने तरह तरह के न्यूमेरिकल्स कर लिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्लास के बाद आपको किसी और क्लास की ज़रूरत पड़ेगी जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर आपको और डिटेल में समझा सके। क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आ जाएंगे, पर उनके ऊपर मेन कॉन्सेप्ट यही लगेगा, आपको कोई भी टर्म फाइंड करना है, अलजेब्रा करनी है और कुछ भी नहीं है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की क्लास तो आराम से आज रिकॉर्ड हुई है, कुछ कल रात रिकॉर्ड हुई थी। तो 1 से 1.5 घंटा क्लास बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा मेरे लिए, फ़र्स्ट टाइम था इतनी बड़ी क्लास रिकॉर्ड करना, और अभी यूट्यूब पे अपलोड भी करना है, बहुत लंबा काम है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको भी मैथमेटिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी, और अपने अगर कोई क्वेश्चंस है तो उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करें।